हेलो दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब ऐसा यूपी टेट हो, सी टेट हो या यूपी का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये मतलब ये विस्तार से पढ़ने का तरीका है कि मतलब हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। और फिर चाहे बीए का एग्ज़ाम हो, बीएससी का एग्ज़ाम हो या एमए, जो भी एग्ज़ाम हो, आपको जो भी एग्ज़ाम होगा आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये पर्याप्त है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाइज नहीं है, पूरी पूरी थ्योरेटिकल है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये बुक का पूरा रिवीजन है इसका। तो हम हमारे पास ये टॉपिक है। पहला टॉपिक का नाम है पर्यावरण, दूसरे टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, तीसरे टॉपिक का नाम है पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकार, उसके बाद वन, उसके बाद आता है जल, और फिर खनिज संपदा, फिर खाद्य यानी फूड, फिर आएगा आठ मतलब ऊर्जा, और नाइन्थ है भूमि। ठीक है, उसके बाद जैव भौगोलिक बायोग्राफी, बायोजियोग्राफी, और उसके बाद जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आएगा वन्य एवं संरक्षण, वाइल्ड लाइफ एंड कन्वर्जन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, फिर ठोस कचरा तथा प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण कानून कौन कौन से बने हैं पर्यावरण से, मानव जनसंख्या ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पर्यावरण संबंधी आंदोलन। ये सब सारे टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पर्यावरण यूनिट फर्स्ट है, और यूनिट फर्स्ट का है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब यूनिट की जो रूपरेखा है वो इस तरह से बनाई गई है कि हम पर्यावरण के उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण की परिभाषाएं और पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि पर्यावरण को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद देखेंगे पर्यावरण संबंधित सिद्धांत, यानी कि कुछ सिद्धांत हैं जो पर्यावरण संबंधित हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की बहुश्रेणिक प्रकृति एवं महत्व के बारे में देखेंगे, सारांश पढ़ेंगे। उसके बाद शब्दावली, उसके बाद संदर्भ ग्रंथ, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो याद रखने के लिए और अभ्यास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। पर्यावरण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं उसके समग्र परिप्रेक्ष्य से समझने की कोशिश प्रस्तुत अध्याय में की गई है। इस अध्याय में हम पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एवं महत्व की विवेचना करेंगे कि इस पर्यावरण की प्रकृति क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं पर्यावरण को, मतलब ये अलग सा टॉपिक क्यों है। विश्व में पर्यावरण चेतना जगाने व संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं पर्यावरण संबंधित जानकारी व कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, पर्यावरण संबंधी प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखेंगे, और पर्यावरण अध्ययन कैसे समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन कैसे समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी है। देखो, अब प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन हो जाए पर्यावरण का। तो पर्यावरण यानी कि हमारे चारों ओर का परिवेश, परि मतलब चारों ओर, प्लस आवरण मतलब ढका हुआ। ठीक है, यानी कि चारों ओर ढका हुआ। इसको हटा दो। अब देखो, जिसमें हवा पानी मिट्टी, हमारे चारों तरफ क्या क्या है, हमारे चारों तरफ देखने को मिलेगा हवा पानी मिट्टी प्रकाश जलवायु नदी तालाब पर्वत पेड़ पौधे और जीव जंतु, यानी कि हमको ये सब दिखाई देते आते हैं हमारे आसपास घूमते हुए या। ठीक है, समस्त पृथ्वी पर एक जैसा भूगोल जलवायु और वातावरण नहीं है।
कहीं ज़्यादा सर्दी होती है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पर दिन भर पानी ही बरसता रहता है और कहीं पर बरसात ही नहीं होती है। यानी कि ये हर जगह सेम नहीं है, यानी कि अलग अलग है। और ना ही एक जैसे पेड़ पौधे व जीव जंतु हैं, मगर वे सभी जगह कुछ खास रिश्तों में बंधे हुए हैं। प्रकृति के नियम सभी जगह एक जैसे हैं। पर्यावरण संबंधित कुछ सिद्धांत भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, और यह भी कुछ पदार्थों की कमी या अधिकता कैसे जीवों को प्रभावित करती है। ठीक है, यानी कि अगर पर्यावरण में कुछ कमी या अधिकता आ जाए तो उससे जो जीव जंतु हों वो कैसे प्रभावित हो जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। पर्यावरण न केवल पर्यावरणविद के जानने का विषय है, बल्कि यह एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी सबके लिए आवश्यक है। इस जानकारी को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाकर लगातार बिगड़ते जा रहे पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है और विनाश को कम किया जा सकता है। अब चलो देखते हैं कि पर्यावरण के बारे में परिभाषा देखते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण उन समस्त जैविक और भौतिक कारकों का समग्र प्रभाव है। जैविक और भौतिक कारकों का समग्र प्रभाव है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है या आपको रिटर्न में लिखना हो, या कभी कभी क्वेश्चन एक जो विभिन्न एग्जाम है उनमें पूछा जाता है कि पर्यावरण किन दो तत्वों से मिलकर बना है, यानी किन कारकों से मिलकर बना है, तो पहला कारक है जैविक कारक और दूसरा कारक है भौतिक कारक। ठीक है। और अगर आपको रिटर्न एग्जाम कोई दे रहे हैं तो उसमें पूछा जाएगा कि पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण आपको सबसे पहले यही लिखना है कि पर्यावरण दो तत्वों से मिलकर बना है, दो कारकों से मिलकर बना है। पहला कारक है जैविक कारक और दूसरा कारक है भौतिक कारक। अगर तत्व पूछे जाए तो जैविक तत्व, भौतिक तत्व। ठीक है, जो सभी सजीवों को प्रभावित करते हैं। इसमें वातावरणीय, भौतिक व रासायनिक कारक जैसे जल, वायु, मृदा, प्रकाश, अग्नि, ताप, भौगोलिक स्थिति तथा जैविक कारक जैसे सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल होते हैं। अब पर्यावरण के बारे में देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई। विश्व के अधिकांश देशों में मानव जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, बात बिल्कुल सही है। साथ ही साथ तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, शहरीकरण और यातायात के साधन भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या की भोजन, पानी, आवास और अन्य जरूरतें भी बढ़ रही हैं। साथ ही तेजी से बढ़ती तकनीकी वैज्ञानिक जानकारी के कारण मनुष्य का प्रकृति में हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा, जैसे कि हमारा जो विश्व है वो तरक्की पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। अगर उसे कहीं खुदाई करनी है तो वो खोदता चला जाएगा, पूरी ज़मीन की लास्ट तक खोदने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो अब जैसे कि पॉपुलेशन देख लो, जनसंख्या, जो हमारी जनसंख्या है, अब भारत की मान लो, पहले एक जनसंख्या कुछ और थी, आज जनसंख्या कुछ और है। ठीक है, पहले 140 करोड़, और मतलब अब हमारा देश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चीन की, उसके बाद हमारा देश द्वितीय स्थान पर है भारत। ठीक है, जनसंख्या के मामले में तो ये सब दिक्कत है ना, जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, रोजगार तो सीमित है, रोजगार हर इंसान को नहीं उपलब्ध हो सकता है। जब रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो फिर दिक्कतें आएंगी, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। ठीक है, इसलिए जनसंख्या पर लगाम लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अमेरिका देख लो, विकसित देश है और उसकी जनसंख्या देख लो बहुत कम है। प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं तथा प्रदूषण बढ़ रहा है। विश्व के विभिन्न देश विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। हर देश शीघ्रातिशीघ्र विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहता है। यानी कि जो भी देश हैं वो जल्दी से जल्दी विकसित देश यानी कि डेवलपमेंट कंट्री के अंतर्गत श्रेणी में आना चाहते हैं। विकास के साथ ही पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। विश्व की बड़ी आबादी को आज भी स्वच्छ जल व पर्याप्त भोजन तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप से जैव विविधता भी घटती जा रही है। यानी कि मानव के ज़्यादा हस्तक्षेप से जैव विविधता भी घटती जा रही है। यानी कि जैव विविधता मतलब पैदावार भी कम हो रही है, और पैदावार कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, खाने को मिल नहीं रहा है, तो तबाही तो आएगी ना। लोग चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, मतलब दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। सन 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ
जिसको यूएनओ बोलते हैं, यूएनओ, ठीक है, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधीन में हुए सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया और इसके पश्चात अनेक कार्यशालाएं व सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें कुछ उद्देश्यों को लेकर चर्चा की गई और दिशा निर्देश बनाए गए तथा लक्ष्य तय किए गए। देखो, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक बात तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि पर्यावरण दिवस कब होता है, तो कब होता है, 5 जून को, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख लो 5 जून, ठीक है, 5 जून एनवायरनमेंट ईवीएस डे, ठीक है। और ये 5 जून को मनाने के लिए मतलब ये कहाँ से आया, ये चीज़ आई है स्टॉकहोम सम्मेलन से 1972, वहाँ पे 1972 स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम मीटिंग, सम्मेलन जो भी बोल लो, ठीक है। मीटिंग किसकी हुई थी, आई ओ, मतलब क्या था, यू आई एन ओ नहीं, यू एन ओ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की मीटिंग हुई थी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में, यूएनओ की मीटिंग स्टॉकहोम में 1972 में हुई थी और वहाँ पे तय किया गया कि 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाएंगे हम, जिससे कि पूरा विश्व जब इन्वायरमेंट डे मनाएंगे तो हम इन्वायरमेंट के लिए जागरूक होंगे, ठीक है। यूनेस्को के अनुसार आम जनता में पर्यावरण संबंधित जागरूकता, ज्ञान, दृष्टिकोण एवं क्षमता विकसित की जानी चाहिए और उनकी पर्यावरण संबंधित समस्याओं को सुलझाने में भी भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा के सभी स्तर तक जीवन में पर्यावरण शिक्षा शामिल की जानी चाहिए। पर्यावरण की तत्कालीन स्थिति को देखकर लगता है कि यह स्थिति का लगातार आकलन करके चिन्हित किया जाना चाहिए एवं समस्याओं के प्रति जागरूकता व उनके निदान में जन सहयोग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखा जाना चाहिए। यह भी अनुशंसा की गई कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा की अवधि अभिगम बहुश्रेणिक रखा जाए, मल्टी डिसिप्लिनरी रखा जाए। पर्यावरण की संपूर्णता से अध्ययन करने के लिए उसके प्राकृतिक, कृत्रिम, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक आदि पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए, तभी पर्यावरण को बचाया जा सकता है, ठीक है। ये सब क्यों किया गया, ये सब इसलिए किया गया एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, सेफ एवीएस, ठीक है। ये सब जो भी देखो एनवायरनमेंट में जो भी होगा वो सब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए होगा, ठीक है। तो देखो जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने करवाया था स्टॉकहोम में 1972 में सम्मेलन, उस स्टॉकहोम सम्मेलन में ये बात की घोषणा की गई कि 5 जून को ईवीएस डे मनाया जाएगा, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और इस दिवस को मनाने के लिए साफ साफ ये है कि जब जब हम 5 दिसंबर को, 5 जनवरी, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे तो हम प्रेरित होंगे पर्यावरण की रक्षा के लिए, ठीक है। और ये सब इसलिए हो पाएगा, देखो कोई भी देश महान तब बन सकता है जब वहाँ की जनता अपने कर्तव्य का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से करेगी। और एक देश को अच्छा बनाने के लिए वहाँ की जनता भी सहयोग करती है, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट हम क्यों पढ़ते हैं, तो वो इसलिए पढ़ते हैं कि ये हर जगह लागू है। आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप कहीं पर भी हो, आपको पर्यावरण के बारे में जानने का अधिकार है और आपको पर्यावरण जानना भी चाहिए,
क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं तो पर्यावरण का हम हास करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पर्यावरण एकदम असंतुलित होकर विनाश की तरफ अग्रसर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। रहने के लिए वातावरण नहीं रहेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर पर्यावरण पर हमने ध्यान नहीं दिया तो। इस ध्यान को आकर्षित करने के लिए, यानी कि ध्यान को केंद्र, यानी पर्यावरण की असंतुलन को केंद्रित करने के लिए, उसकी तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए लोगों को 5 जून को इन्वायरमेंट डे बनाया गया। ठीक है, 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनओ यानी कि यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं पर्यावरण से संबंधित सिद्धांत। अब प्रिंसिपल रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अब जो पर्यावरण से संबंधित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। किसी भी पर्यावरण में एक जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म को अपना अस्तित्व बनाने के लिए कुछ मूलभूत अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः जब तक सभी अवस्थाएं पूरी होती रहती हैं जीव की वृद्धि व प्रजनन चलता रहता है। जैसे ही कोई भी एक तत्व की कमी होने लगती है तो अब यह वृद्धि रुक जाती है, यानी कि प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में वह तत्व सीमाकारी कारक बन जाता है। सीमाकारी कारक बन जाता है। यदि इस तत्व की कमी पूर्ति कर दी जाए तो पुनः सामान्य गति में वृद्धि व प्रजनन चलते रहते हैं जब तक कि किसी अन्य तत्व की कमी ना हो जाए। ऐसी स्थिति में अब यह नया तत्व सीमा कारक कहलाता है। यही क्रम चलता रहता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से देख लो कि किसी पर्यावरण, देखो एक कोई जीव है वो पर्यावरण में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। जैसे कि कोई इंसान मान लो, एक पेरेंट्स मान लो कि माता पिता और उनके बच्चे हैं। ठीक है, और उन सभी लोगों को जो मूलभूत तत्व है जैसे कि रोटी कपड़ा मकान इन सब की ज़रूरत है और इन सब के बिना वो जीवित नहीं रह सकते, और उन सबको ये सब चीज़ें पर्याप्त रूप से मिल रही हैं। ठीक है, रोटी भी मिल रही, कपड़ा भी मिल रहा और मकान रहने के लिए आराम से है। अगर ऐसा हो जाए कि रोटी मिलनी बंद हो जाए, कपड़ा मकान आपके पास रह जाए, तो क्या आप जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। चलो अच्छा मान लो कि अगर आपके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान नहीं है, यानी कि रहने के लिए छत नहीं है, यानी कि रहने की जगह नहीं है, क्या आप खुले में ज़िंदगी हमेशा के लिए बिता पाओगे? अगर आप कहते हो कि हाँ हम बिता पाएंगे, तो और आप ये सोच के बिताओगे कि आप पहले टाइम पर भी तो मकान नहीं हुआ करते थे, तो भाई मकान का मतलब ये नहीं है कि ईंटों से ही बने हो। पहले भी लोग रहते थे, पहले तो लोग गुफा में रहते थे, तो वो उनका गुफा ही उनका मकान हो गया। ठीक है, और कुछ खम्भों पे मतलब कुछ भी बना के रहने लगे तो वही उनका मकान हो गया। मकान भी अलग अलग तरह के होते हैं, यानी कि उनको सर छिपाने के लिए एक ऐसी जगह अगर ना मिले तो वो जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। चलो ठीक है, उनके पास रहने उनका छत भी है, रोटी भी है, कपड़ा नहीं है। कपड़े का मतलब अभी आप ये कहोगे कि जरूरी है कि सूती वस्त्र हो, मतलब आज के जो फैशन जो जो कपड़े हैं वैसे ही हो? भाई पहले भी लोग रहते थे लेकिन तब पेड़ों की छाल लपेटते थे, यानी उनकी बॉडी पर उनके शरीर पर कुछ तो होता था। अगर कुछ भी ना हो तो सर्दी में ही मर जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, और इन सब चीज़ों में थोड़ी सी भी परिवर्तन आ जाए तो उनका लिमिट लग जाती है, यानी कि उनको सीमित कर दिया जाता है। हम देखते हैं इसके बारे में। ऐसी स्थिति में वह तत्व सीमाकारी कारक बन जाता है। पहले तो सामान्यतः जब तक सभी अवस्था पूरी होती है, जब प्रेजेंट चलता रहता है, जब ही कोई तत्व जो सीमाकारी कारक बन जाता है, यानी कि अगर रोटी हम मिलनी बंद हो गई तो रोटी क्या है? सीमाकारी कारक, क्योंकि रोटी की वजह से लिमिट लगी है, यानी कि सीमा में आ गए हैं। इस तत्व की कमी पूर्ति कर जाए तो पुनः सामान्य गति में प्रजनन होने लगता है। चलो ठीक है, हमने रोटी की, हमारे पास रोटी जैसे कि रोटी तीनों चीज़ें मिल रही थी, रोटी मिलनी बंद हो गई तो वो सीमाकारी कारक हो गया। हमने रोटी की व्यवस्था कर ली, बाद में पता लगा कि हमारा मकान ही नहीं रहा, अब मकान सीमा कारक हो गया। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ की कमी हो जाएगी वही सीमाकारी कारक हो जाएगा, यानी कहलाएगा, और यही टाइम चलता रहेगा।
इसीलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, लिविंग लिविंग का न्यूनतम का नियम है। एक लिविंग है, उन्होंने एक नियम दिया है नियम का जिस नियम को कहते हैं लिविंग का न्यूनतम का नियम। यह नियम जस्टिस लिविंग द्वारा 1980 में दिया गया था। उन्होंने अपने अध्ययन के लिए दौरान यह पाया कि पौधे की वृद्धि उसे प्राप्य पदार्थों में जो तत्व सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है पर निर्भर करती है। यदि केवल उस एक तत्व को छोड़कर सभी आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों, तब भी पौधे की वृद्धि उस एक न्यूनतम मात्रा वाले तत्व द्वारा नियंत्रित होता है। इनका मतलब ये है कि आप आपकी लाइफ एकदम अच्छी चल रही है, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास बहुत कम मात्रा में, जैसे कि आपके पास 5 चीज़ें हैं और 5 चीज़ों में आपके पास 4 चीज़ें पर्याप्त मात्रा में, इनफैक्ट आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा हैं आपके पास, लेकिन कोई एक चीज़ है जो आपके पास बहुत कम है। आप उससे उस जो छोटी चीज़ है ना, बहुत कम चीज़ जो आपके पास, यानी कि पांचवी जो चीज़ जो बहुत कम है आपके पास, आप उस पांचवी चीज़ से ही प्रभावित हो जाएंगे। यानी कि आपकी लाइफ उस पांचवी चीज़ से ही प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। लिविंग का यह सिद्धांत सभी कारकों के लिए सही है, मगर निम्न तथ्य भी इस नियम से जुड़े हुए हैं। यह लगातार बढ़ते तंत्र पर लागू होता है। हमेशा वही कारक सीमाकारी होगा यह जरूरी नहीं है। कारकों की पारस्परिक अंतर्क्रिया भी इसमें भूमिका रहती है। सभी कारक एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, इससे जीव की वृद्धि भी प्रभावित होती है। कभी कभी एक तत्व की कमी दूसरे तत्व द्वारा पूरी कर ली जाती है। जैसे कैल्शियम की कमी होने पर मोलस्का संघ के जीवों के कवच में कैल्शियम का स्थान ट्रांसियम ले लेता है। इसी तरह छाया में उगने वाले पौधे जिंक की कमी कम मात्रा में भी काम चला लेते हैं, जबकि उसी जात के धूप में उगने वाले पौधे नहीं चला पाते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि आपके पास, जैसे कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, आपके पास सब कुछ है, जैसे एक इंसान है, ठीक है, और उसके पास मनी है, घर है और सब कुछ है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, और सोचो मान, और इनके इनके मतलब लिविंग का न्यूनतम का नियम ये कहता है कि अगर आपके पास पैसा है और पैसा कम मात्रा में है, ठीक है, पैसा कम मात्रा में है, तो आप इस कम मात्रा में ही प्रभावित हो जाओगे। मान लो कि आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप इससे प्रभावित हो जाओगे, आपका घर नहीं है आप इससे प्रभावित हो जाओगे। यानी कि जो चीज़ आपके पास कम होगी ना, आप उससे ही प्रभावित हो जाओगे, यानी कि उससे नियंत्रण में हो जाओगे, ठीक है। अब आते हैं ब्लैकमैन का नियम। एफ ब्लैकमैन 1840। जो लिविंग का नियम था 1980 में, इन्होंने दिया है 1980 में। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं ब्लैकमैन का नियम। एफ ब्लैकमैन। अब आते हैं एफ एफ ब्लैकमैन 1840 ने पाया कि किसी भी जीवन क्रिया की गति जीव को सीमाकारी मात्रा में मिल रहे भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ताप आदि कारकों को उच्च मात्रा में उपस्थित होना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश, ताप आदि कारकों पर उचित मात्रा में उपस्थित होना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी है। यदि जरूरी कारकों में से किसी एक कारक की भी मात्रा मात्रा कम कर दी जाए या मात्रा प्रभावित कर दी जाए, तो प्रकाश संश्लेषण की दर निश्चित सीमा से अधिक तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि उस कारक की मात्रा बढ़ाई नहीं जाती है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पहले थोड़ा पहले इतना था, फिर बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई गई है, और एक टाइम आने पर
पहले तो रुक गई थी, जब यहाँ पर बढ़ाया गया तो रुक गई, फिर जब थोड़ा बढ़ाया गया और एक ऐसा टाइम आया कि उचित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दी गई, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक थी। जब इतनी मतलब जितनी आवश्यकता थी उतनी मात्रा उसको प्राप्त हो गई, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया आसानी से होने लगी। ये ब्लैकमैन का सिद्धांत था। ठीक है, 1840। जीवन क्रिया की गति को सीमाकारी मात्रा में मिल रहे भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। यानी उन्होंने अभी लिमिटेशन की बात की है। LIMITTION, लिमिटेशन की बात की है। अब आते हैं सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम। VE सेल्फोर्ड ने 1913 में अधिकतम सीमा की बात की है। ठीक है, सेल्फोर्ड ने पाया कि कोई भी आवश्यक तत्व या कारक यदि आवश्यकता से बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है तो जीवों की वृद्धि तथा जन्म पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। अगर उसको 1 लीटर पानी चाहिए, आप उसको सिर्फ 100 ग्राम पानी दे रहे हो तो ऑफकोर्स पड़ेगा। और किसी पौधे को 1 लीटर पानी चाहिए, आप उसको 2 लीटर पिला रहे हो, तब भी प्रभावित होगा। फिर चाहे वो जीव कैसा भी हो, पौधे जीव जंतु जो भी हो, सब पर प्रभाव पड़ेगा। सल्फोर्ड के अनुसार किसी भी जीव का जीवन बहुत बहुत सी स्थितियों में मिले जुले प्रभाव पर निर्भर करता है। किसी भी जीव की असफलता को उन बहुत से कारकों की मात्रात्मक या गुणात्मक कमी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो उस जीव की सहनशीलता की सीमा तक उपस्थित हो। उन्होंने पाया कि किसी जैविक क्रिया के लिए भौतिक कारकों को सहन कर सकने का एक न्यूनतम या अधिकतम सीमा होती है। न्यूनतम या अधिकतम सीमा होती है। इन दोनों सीमाओं के बीच उस जैविक क्रिया की दर सर्वाधिक होगी। इसे उपयुक्त सीमा कहते हैं। जैसे कि ये दिए गए है, जैसे कि ये रहा है, पहले बढ़िए। ठीक है, यानी कि इस जगह से लेकर इस जगह तक यह है न्यूनतम सीमा और यह है अधिकतम सीमा। और सबसे ज़्यादा अनुकूलन किस टाइम पर, यानी कि सहनशील की सीमा अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पर होती है? बीच में। जब यहाँ से लेकर इस जगह तक ट्रेवल करता है कोई जीव, यानी कि उसको कहते हैं ना कि 1 किलो पानी चाहिए, 1 किलो पानी चाहिए, 1 लीटर पानी चाहिए, सॉरी 1 लीटर पानी चाहिए, और इसको आप दे रहे हो 75। ठीक है, मान लो कि ये 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम पानी चाहिए और इसको आप दे रहे हो 750 ग्राम। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 1000 दे रहे हो और आप उसको बिल्कुल 500 देने लगे, तो ये इसको बहुत अधिक प्रभावित करेगा, तो ये अनुकूलन की स्थिति नहीं है। ठीक है, जिसका ऐसा होता है कि, और अच्छे समझ लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप उसको थोड़ा कम पानी दोगे, और देखो ऐसे समझ लो सबसे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा। आप उसको सबसे कम भी नहीं दे सकते, आप उसको सबसे कम भी नहीं दे सकते, उसको सबसे ज़्यादा भी नहीं दे सकते, आप उसको बीच में रख सकते हैं। यानी कि इसको अगर 5 रोटी चाहिए तो आप उसको 4 रोटी या 3 रोटी दोगे तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको 5 रोटी चाहिए, आप उसको सिर्फ 1 रोटी दे रहे हो, तो इससे काम नहीं चलेगा। और अगर उसको 5 रोटी चाहिए और आप उसको 10 रोटी दे रहे हो तो भी काम नहीं चलेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब एक सीमा से ऊपर तक भी नहीं दे सकते और सीमा से नीचे तक भी नहीं दे सकते हो। यानी कि उसको खाना या जो भी उसको चाहिए वो सबसे ज़्यादा और सबसे कम के बीच में आपको देना होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम के बीच में आपको देना होगा। तब वो एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर सहनशील की सीमा बहुत अच्छी होगी और जो भी जीव होगा वो बहुत अच्छे से अनुकूलन की स्थिति में होगा। यही है सेल्फ आउट का सहनशीलता का नियम। ठीक है, इन्होंने मिनिमम
और मैक्सिमम के बीच की बात की है, ये के बीच की बात की है, जिसे बोलते हैं OPTIMUM। ठीक है। जब ऐसी स्थिति में हो गया ना, तो जीव होगा वो बहुत अच्छे से वातावरण में सरवाइव कर जाएगा। अब देखें कि सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम किसी प्राणी के एक कारक के प्रति सहनशीलता की सीमा बहुत अधिक तथा अन्य कारक के प्रति बहुत कम हो सकती है। जिन जीवों की सहनशीलता अधिक होती है उनका भौगोलिक विस्तार डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होता है, और यदि किसी भी पारिस्थितिकी कारक के प्रति स्थिति अनुकूल नहीं है तो शेष पारिस्थितिकी स्थिति की सहनशीलता की सीमा भी कम हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जब मृदा में नाइट्रोजन सीमाकारी हो तो पौधों के की सूखे के प्रति सहनशीलता कम हो जाती है। प्रकृति में प्राणी हमेशा अनुकूल परिस्थिति तथा कारकों में उपयुक्त सीमा में नहीं रहते हैं, अतः विभिन्न कारकों का महत्व बदलता रहता है। प्रजनन अवस्था में जीव तथा उनके शिशु या बीज इत्यादि की सीमाकारी कारकों के प्रति सहनशीलता वयस्कों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम, मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम, ये स्थिति है अनुकूल स्थिति। यानी कि जब ऐसी पोजीशन पे आएगा ना, तो जो जीव होगा बहुत अच्छे से अनुकूलन की स्थिति में होगा, यानी कि उसकी वृद्धि बहुत अच्छे से होगी। कुछ जीव अधिक तापमान व कुछ कम तापमान पर वृद्धि करते हैं। कुछ जीवों की ताप सह सीमा बहुत कम होती है, जिसे स्टीनोथर्मल प्राणी कहते हैं। इसके इसके विपरीत कुछ प्राणी तापमान में काफ़ी विभिन्नता सहन कर सकते हैं। ऐसे प्राणियों की यूरोथर्मल कहा जाता है। यानी कि जो कम टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाएँ उनको स्टीथर्मल, और जो अधिक तापमान बर्दाश्त कर पाएँ उनको यूरोथर्मल। किसी सीमाकारी कारक की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के मध्य की रेंज क्या कहती है? अधिकतम और न्यूनतम सीमा के मध्य की रेंज कहती है ऑप्टिमम, अनुकूलन स्थिति। अनुकूलन स्थिति। ठीक है। कौन सा कारक सामान्यतः सीमाकारी होता है? कौन सा कारक सामान्यतः सीमाकारी होता है? एक मिनट। वही है OPTM, उपयुक्त सीमाकारी। अनुकूलन उपयुक्त सीमाकारी। सीमाकारी। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। ये 1992। ये इसका आंसर हमको अभी नेक्स्ट में मिलेगा आगे, ये पहले पूछ लिया गया है। जैसा कि अब देखो, पर्यावरण अध्ययन की बहुत श्रेणिक प्रकृति। जैसा कि स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तथा उसके बाद कई आयोजनों में 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में तय किया गया था कि पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरणविदों व वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय न रखकर सभी लोगों को इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि अधिकतम लोगों की भागीदारी पर्यावरण संरक्षण हेतु सुनिश्चित हो सके। ठीक है। यानी कि कहाँ पर, देखो स्टॉकहोम स्टॉकहोम जो
स्टॉकहोम 1972 में, और 1992 में इस जो पर्यावरण है, पर्यावरण अध्ययन है, उसको सिर्फ वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय ना मान के इसको संपूर्ण जगत के सभी लोगों का विषय बना दिया गया, जिससे कि सभी लोग इस विषय की जानकारी ले सकें और अधिक से अधिक भागीदारी देकर पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। ठीक है। पर्यावरण मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राग ऐतिहासिक काल से ही मानव में तकनीकी क्षमताओं व कलाओं का विकास प्रारंभ हो चुका था। प्राचीन मानव द्वारा बनाए गए औजारों, शैल चित्रों, मूर्तियों व भवनों से पता चलता है कि मानव अपने परिवेश से ही प्रेरणा लेता था। वह जीव जंतुओं के व्यवहार से भी शिक्षा लेता था। प्रकृति की ध्वनियों से ही उसने संगीत सीखा, राग रागनियों की रचना की। चिड़ियों का कलरव, उनका व्यवहार, झरने की कलरव ध्वनि, समुद्रों की गर्जन, सूखे पत्तों की चरमराहट, पेड़ों की सरसराहट, सभी ने उसे विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराया। चित्रकारों की प्रेरणा भी प्रकृति ही रही है। ठीक है। पेड़ पौधे व जंतु चूंकि मानव जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं, उसके द्वारा निर्मित चित्रों, मृदभांडों, मूर्तियों, मंदिरों व तत्कालीन जीवों की झलक मिलती है। इसी तरह जीवों की संरचना व क्रियाकलापों का अध्ययन, जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है, भी पर्यावरण का अध्ययन ही है। मनुष्य का सामाजिक इतिहास, राजनीतिक सोच, नैतिक विचारधारा, इतिहास, सभी कुछ उसके परिवेश से प्रभावित होता है। उसका सौंदर्य बोध भी प्रकृति से ही प्रेरित आया है। अतः सभी विषयों के अध्येताओं के लिए पर्यावरण अध्ययन उपयोगी है। किसी भी स्थान की भू आकृति यानी कि टोपोग्राफी के अध्ययन हेतु भूगर्भ शास्त्री जियोलॉजी तथा भूगोल जियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। मौसम विज्ञान मेटोरोल मेटो मेटेओरोलॉजी मेटेओरोलॉजी में मौसम का, पर्यावरण के भौतिक घटकों के अध्ययन के लिए भौतिकी फिजिक्स का, रासायनिक घटकों के अध्ययन के लिए रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का, जैविक घटकों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसी तरह यदि आपको जीवों का क्रमवार वैज्ञानिक अध्ययन करना हो तो वर्गीकी टैक्सोनॉमी का ज्ञान होना अनिवार्य है। पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडी के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी अनियमितताओं तथा समाज के जागरण के द्वारा उनका प्रभाव न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। पर्यावरण विज्ञान यानी इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत पर्यावरण के भौतिक व जैविक कारकों को हो रही हानि तथा सुरक्षित स्वस्थ वातावरण रखने का वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन किया जाना जाता है इन्वायरमेंटल स्टडी में। ठीक है। यानी कि भौतिक व जैविक तरीकों से पर्यावरण को कैसे सुरक्षित बनाएं। ठीक है। पर्यावरण अभियांत्रिकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में प्रदूषण का मापन व उसका न्यूनतम रखने की तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में प्रदूषण का मापन व उसको न्यूनतम रखने का अध्ययन किया जाता है ताकि पर्यावरण पर प्रदूषण का प्रभाव न्यूनतम पड़े। मानव ने पर्यावरण पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। पर्यावरण की भली भांति समझने हेतु कृषि, एग्रीकल्चर, खनन, माइनिंग, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, वानिकी, फॉरेस्ट्री, विधि, लॉ, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के अध्ययन की व्यवस्था होती है। इसी तरह हर एक विषय की विशेषज्ञ को भी पर्यावरण की जानकारी होनी अनिवार्य है, तभी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक पहलू पर विचार हो सकता है। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र व परिधि अत्यंत व्यापक है और यह बहुत आयामी विषय है जिसका जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक किसान खेती करता है। खेत बनाने, जोतने, सफाई, निराई, गुड़ाई आदि करते वक्त वह असंख्य पेड़ पौधों व जीवों यानी कि जैव विविधता को नष्ट कर देता है। फसल बोते व उगाते समय वह एक प्रजाति को बहुत से पौधे उस स्थान पर उगाता है। फसल को रोगों व खरपतवार से बचाने के लिए रासायनिक पदार्थों यानी खरपतवार आदि को नष्ट कर देता है। पौधों की वृद्धि के लिए खेत में रासायनिक खाद डालता है। खेत में पानी डालने के लिए सिंचाई के साधनों की जरूरत पड़ती है। खेत जोतने के लिए पशु तथा तकनीकी साधनों का इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर में डीजल व खेती के उपकरणों को चलाने के लिए बिजली का उपयोग करता है। मानव की इस एकमात्र गतिविधि से अनेक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फसल को मंडी ले जाकर बेचेगा, कर चुकाएगा, फसल बेचने से प्राप्त धन से अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदेगा। इस तरह उन वस्तुओं के व्यापार व अंततः उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।
इस प्रकार उसकी स्वयं की, उस स्थान की और अंतर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। मनुष्य की अनेक गतिविधियां पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं। गांव और शहरों का बसना, सड़कें, खेत, नहरें, बांध, औद्योगिक इकाइयां, वाहन, लगभग लगभग सभी पर्यावरण को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं। मानवीय गतिविधियां पेड़ पौधे व जीव जंतु को नष्ट करती हैं। साथ ही पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, जिसे प्रदूषण कहते हैं। क्योंकि मानव अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर है, अतः वह यह मानव के हित में है कि वह प्रदूषण बढ़ने से रोके और पर्यावरण के बारे में पर्याप्त जानकारी रखे, ताकि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बगैर जीवन यापन होता रहे। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश यानी कि किसी भी देश की उन्नति पर्यावरण से ही संबंधित है। ठीक है। अगर पर्यावरण सही होगा तो खेती फसल आदि आप कर सकते हैं। ठीक है। खेती फसल आदि कर सकते हैं। जब खेती वो फसल आप किसी जगह बेचेंगे तो उससे धन प्राप्त होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी। आर्थिक स्थिति सही होगी तो आप बाहर के देशों से कुछ बना सकते हैं या मंगवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर पर्यावरण सही नहीं होगा तो खेती भी सही नहीं होगी, खेती सही नहीं होगी तो और पैसे भी नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो आप अपने जीवन यापन नहीं कर सकते। ठीक है। तो हर चीज़ किसी एक न एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्राकृतिक उत्पादों या उनसे बनी वस्तुओं का व्यापार करने वाले लोगों के लिए पर्यावरण की समझ होना जरूरी है। इससे उन्हें अपने रोजगार से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। अच्छा स्वास्थ्य पर्यावरण न केवल मनुष्य अपितु अन्य जीवों को भी मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। पर्यावरण शिक्षा के महत्व को देखते हुए देश का मानव संसाधन व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व स्वयंसेवी संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यरत कुछ संस्थाएं व महत्वपूर्ण आयोजन निम्न हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित सम्मेलन में की संस्कृति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण प्रोग्राम यूनेप की स्थापना की गई थी। यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन में यूनेप की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण प्रोग्राम यूएनईपी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पर्यावरण शिक्षा पर एक कार्यशाला द बेलग्रेड चार्टर्ड, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। ठीक है। यूगोस्लाविया में 1975 में यूनेस्को द्वारा आयोजित की गई थी। बाद में पर्यावरण की शिक्षा पर यूएनईपी ने तबिलिसी यूएसएसआर में 1977 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इन दोनों में स्टॉकहोम सम्मेलन में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित सम्मेलन में पर्यावरण व विकास से संबंधित उद्देश्यों पर चर्चा की गई तथा अर्थ चार्टर बनाया गया। इसमें कॉमन फ्यूचर के लिए लोगों व देशों के आर्थिक व पर्यावरण संबंधी व्यवहार हेतु मूल सिद्धांत तय किए गए, जिसे आचरण संहिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, आचरण संहिता किसे कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 3 से 14 जून के बीच में 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो पर्यावरण एवं विकास संबंधित उद्देश्यों की चर्चा के लिए था। और उस टाइम में अर्थ चार्टर बनाया गया था, और जिसको कहा गया कॉमन फ्यूचर, यानी कि हम सबका कॉमन फ्यूचर, विभिन्न देशों और लोगों के लिए कॉमन फ्यूचर। ठीक है। उस कॉमन फ्यूचर के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, जिसको आचरण संहिता भी कहते हैं। यानी कि इन सिद्धांतों से कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, जिन सिद्धांतों से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाने की बात कही गई। ठीक है। उन सिद्धांतों को आचरण संहिता भी कहा गया है। इसमें समानता के सिद्धांत पर जोर दिया गया तथा माना गया कि भूतकाल में की गई भूल को वर्तमान में सुधारा जा सकता है तथा भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। ये भी माना गया कि विकसित एवं विकासशील देशों की प्राथमिकताएं तथा उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, तकनीकी उपलब्धियां, जीवन स्तर में असमानताएं, प्रदूषण इत्यादि अनेक विषयों पर चर्चा होना जरूरी है। उन सभी मुख्य विषयों जो कि पर्यावरण व अर्थ व्यवस्था को आगामी दशकों में प्रभावित कर सकते हैं
पर कार्य योजना का खाका बनाया गया जिसे एजेंडा 21 कहा गया। एजेंडा 21 कहा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सेव द अर्थ इस सम्मेलन का नारा था। सेव द अर्थ इस सम्मेलन का नारा था और 4 प्रमुख दस्तावेज बनाना स्वीकार किया गया। ड्राफ्ट अर्थ चार्टर, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन फॉरेस्ट्री, एजेंडा 21 और एक्शन प्लान। ठीक है, ये एजेंडा 21 1992 में। ठीक है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि इस बीच 1972 और 1992 में और बाद में कुछ नहीं हुआ। 1983 में संयुक्त यानी 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने पर्यावरण पर वैश्विक आयोग बनाया। यूएनओ ने पर्यावरण पर वैश्विक आयोग बनाया जिसे तत्कालीन पर्यावरण की स्थिति में वर्ष 2000 के बाद क्या होगा की रिपोर्ट देनी थी। यानी कि पर्यावरण पर वैश्विक आयोग बनाया जिस 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 तत्कालीन पर्यावरण की स्थिति में 2000 वर्ष 2000 के बाद क्या होगा पर रिपोर्ट देनी थी। इस आयोग ने हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर नाम से अपनी रिपोर्ट बनाई। ओजोन परत क्षीणन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, प्रदूषण मुद्दों पर भी समय समय पर चर्चा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1992 में इस दिन डॉक्टर टोल्वा ने केयर एंड शेयर को 1992 की थीम बनाया। डॉक्टर टोल्वा ने केयर एंड शेयर 1992 की थीम बनाया। इसके अनुसार लोग पर्यावरण की केयर जरूर करते मगर यह नहीं जानते हैं कि इससे जुड़े मुद्दे को शेयर कैसे किया जाए। जीन कैंपेन के बारे में देखते हैं अब। एक संस्था है जो विकासशील देशों के कृषकों के हितों में विश्व के जेनेटिक रिसोर्स के लिए रक्षा के लिए काम करती है। इन्होंने पेटेंटिंग की शर्तों का विरोध किया था। अब देखो डुकल ड्राफ्ट देखते हैं। डुकल ड्राफ्ट क्या है? यह गैट GATT अनुबंधों का हिस्सा है। इसके अनुसार कुछ देश जीवों को जेनेटिक वैरायटीज को भी पेटेंट करवा लेने के पक्ष में थे। इसमें अन्य देशों के किसानों को बहुत अधिक नुकसान होता। ग्रीन फंड के बारे में देखते हैं। 41 विकासशील देशों ने जून 1991 में बीजिंग चीन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए पर्याप्त धन जुटाने हेतु नए फंड की स्थापना की। जिसे ग्रीन फंड कहा जाता है। ये स्थापना कहाँ की गई थी? 1991 में चाइना में। ठीक है, फंड विश्व पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। यह सुविधा भी विकासशील देशों के धन उपलब्ध कराने हेतु एजेंडा 21 में जोड़ी गई। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख संस्थाएं देखते हैं। EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यह संस्था अमेरिकी सरकार द्वारा 1970 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। अब देखते हैं यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यह संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसे पर्यावरण मॉनिटरिंग व संरक्षण हेतु 1972 में स्थापित किया गया। इसका प्रधान कार्यालय नैरोबी केन्या में है। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? केन्या में, कीनिया। अब देखते हैं अर्थ स्कैन। यह यूनेप द्वारा 1976 में स्थापित की गई थी। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर निबंध लेख इत्यादि समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को उपलब्ध कराती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एक स्वयंसेवी संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह स्विट्जरलैंड में है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्य संस्थाओं से मिलकर काम करती है। ठीक है, 1948 स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF ये भी पर्यावरण संरक्षण हेतु काम कर रही स्वशासी संस्था है। अर्थवाद प्रोग्राम पर्यावरण मॉनिटरिंग हेतु 1972 में बनाया गया था। यूनेप द्वारा संचालित होता है। प्रोजेक्ट अर्थ इसके अंतर्गत युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न मुद्दों को प्रेरित व शिक्षित किया जाता है यूनेप के साथ मिलकर। प्रोजेक्ट अर्थ में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAV यह यूनेस्को द्वारा 1971 में प्रारंभ किया गया था जिसके अंदर 14 प्रोग्राम विभिन्न देशों में चल रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। अर्थ डे 22 अप्रैल,
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वन दिवस 21 मार्च। ठीक है। बर्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। विश्व नमभूमि यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। ग्रीन उपभोक्ता दिवस ग्रीन कंज्यूमर डे 28 सितंबर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जून। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व वन दिवस में आप कन्फ्यूज मत होना, 5 जून और 21 मार्च। अब समरी देखते हैं पूरे चैप्टर की। पर्यावरण उन समस्त जैविक व भौतिक कारकों का समग्र प्रभाव है जो सभी सजीवों को प्रभावित करता है। स्वच्छ वातावरण मानव स्वास्थ्य एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। लिविंग ब्लैकमैन सेल्फहेड की नियम सीमाकारी कारकों के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। इनके अनुसार किसी जीव को न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध कराकर सर्वाधिक प्रभावित करता है, मगर जीव की किसी कारक को सहन करने की न्यूनतम व अधिकतम सीमा होती है। इन दोनों के मध्य ही उपयुक्त सीमा होती है। सीमाकारी कारक तत्वता या भौतिक भौतिक कारक हो सकते हैं। पर्यावरण का अध्ययन सभी क्षेत्रों के लिए जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक का योगदान मिले, इसलिए सभी को पर्यावरण की जानकारी होनी आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहुश्रेणिक होती है। प्रत्येक के विषय में पर्यावरण अध्ययन की जरूरत है तथा पर्यावरणविद को भी सभी विषयों की जानकारी होनी आवश्यक होती है। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक बढ़ाने के हेतु अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं। ठीक है। लिविंग ब्लैकमैन और सेल्फर्ड ने सीमाकारी कारकों के सिद्धांत दिए। ठीक है। इन्होंने मिनिमम, इन्होंने मैक्सिमम, इन्होंने बोथ। अब शब्दावली देखते हैं। पर्यावरण पर्यावरण उन समस्त जैविक व भौतिक कारकों का समग्र प्रभाव है जो, जो सभी सजीवों को प्रभावित करता है। प्रदूषण अवांछित व हानिकारक तत्वों की उपस्थिति के कारण वातावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। अवांछनीय और हानिकारक तत्वों की उपस्थिति के कारण वातावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। सीमाकारी कारक देखते हैं। वह कारक जो किसी जीव की वृद्धि को उस समय विशेष पर सर्वाधिक प्रभावित करता है, सीमाकारी कारक कहलाता है। उपयुक्त सीमा वह सीमा जिसमें किसी जीव की वृद्धि व जनन अधिकतम होती है, उपयुक्त सीमा कहलाती है। अब देखो संदर्भ रेफरेंस है ईपी ओडम फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी और आर.एल. स्मिथ इकोलॉजी एंड फील्ड बायोलॉजी। हरीशचंद्र भारती एवं अरविंद भाटिया परिचयात्मक पर्यावरण जैविकी। उपयुक्त सीमा के बारे में आप देख चुके हैं कि यानी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की सीमा उपयुक्त सीमा होती है जो समय न्यूनतम मात्रा में उपस्थित हो। स्टॉकहोम 1972 सम्मेलन है। यहीं पे यूनेप पर्यावरण क्या है, जैविक और अजैविक का घटक यानी कि भौतिक और रासायनिक। ठीक है। सीमाकारी कारकों की अवधारणाएं, पर्यावरण की बहुश्रेणी प्रवृत्ति, सेल्फ एड का सहनशीलता का नियम, लिविंग ने न्यूनतमकारी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण संरक्षण क्या क्या अवस्था है, ब्लैकमैन का नियम, आप ये सब देख चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। लेकिन एक बार फिर से, ठीक है, इन सारे प्रश्नों का अभ्यास कल करेंगे ओरल।